द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद। पहली बार सितंबर 1938 में प्रकाशित। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का विश्व दृष्टिकोण है। इसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है क्योंकि प्रकृति की घटनाओं के प्रति इसका दृष्टिकोण, उनका अध्ययन करने और उन्हें समझने का तरीका द्वंद्वात्मक है, जबकि प्रकृति की घटनाओं की इसकी व्याख्या, इन घटनाओं के बारे में इसकी अवधारणा, इसका सिद्धांत भौतिकवादी है। ऐतिहासिक भौतिकवाद सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों का विस्तार है। समाज के जीवन की घटनाओं, समाज और उसके इतिहास के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति का वर्णन करते समय मार्क्स और एंगेल्स आमतौर पर हेगेल को ऐसे दार्शनिक के रूप में संदर्भित करते हैं जिन्होंने द्वंद्वात्मकता की मुख्य विशेषताओं को तैयार किया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्क्स और एंगेल्स की द्वंद्वात्मकता हेगेल की द्वंद्वात्मकता के समान है। वास्तव में मार्क्स और एंगेल्स ने हेगेलियन द्वंद्वात्मकता से केवल इसका तर्कसंगत मूल लिया, इसके हेगेलियन आदर्शवादी खोल को अलग कर दिया और द्वंद्वात्मकता को और अधिक विकसित किया ताकि इसे एक आधुनिक वैज्ञानिक रूप दिया जा सके। मार्क्स कहते हैं, मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हेगेलियन से भिन्न है बल्कि इसके सीधे विपरीत है। हेगेल के लिए सोचने की प्रक्रिया, जिसे आइडिया के नाम से वह एक में भी बदल देता है, स्वतंत्र विषय, वास्तविक दुनिया का डिम्यूर्गोस निर्माता है और वास्तविक दुनिया आइडिया का केवल बाहरी अभूतपूर्व रूप है। इसके विपरीत मेरे लिए आदर्श भौतिक संसार के अलावा और कुछ नहीं है जो मानव मस्तिष्क द्वारा प्रतिबिंबित होता है और विचार के रूपों में अनुवादित होता है। अपने भौतिकवाद का वर्णन करते समय मार्क्स और एंगेल्स आमतौर पर फ्यूरबैक को उस दार्शनिक के रूप में संदर्भित करते हैं जिसने भौतिकवाद को उसके अधिकारों में बहाल किया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्क्स और एंगेल्स का भौतिकवाद फायरबैक के भौतिकवाद के समान है। वास्तव में मार्क्स और एंगेल्स ने फ्यूरबैक के भौतिकवाद से उसका आंतरिक मूल लिया, इसे भौतिकवाद के वैज्ञानिक दार्शनिक सिद्धांत में विकसित किया और इसके आदर्शवादी और धार्मिक नैतिक बंधनों को अलग कर दिया। हम जानते हैं कि फायरबाख हालांकि मूल रूप से भौतिकवादी थे, उन्होंने भौतिकवाद नाम पर आपत्ति जताई थी। एंगेल्स ने एक से अधिक बार घोषणा की है कि भौतिकवादी नींव के बावजूद फ्यूरबैक पारंपरिक आदर्शवादी बंधनों से बंधे हुए हैं, और जैसे ही हम उनके दर्शन पर आते हैं, फ्यूरबैक का वास्तविक आदर्शवाद स्पष्ट हो जाता है। धर्म और नैतिकता द्वंद्वात्मकता ग्रीक डायलेगो से आती है, प्रवचन से, वाद विवाद से। प्राचीन काल में द्वंद्वात्मकता किसी प्रतिद्वंद्वी के तर्क में विरोधाभासों को प्रकट करके और इन विरोधाभासों पर काबू पाकर सत्य तक पहुंचने की कला थी। प्राचीन काल में ऐसे दार्शनिक थे जो मानते थे कि विचारों में विरोधाभासों का खुलासा और विपरीत विचारों का टकराव सत्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है। विचार की ये द्वंद्वात्मक पद्धति, जो बाद में प्रकृति की घटनाओं तक विस्तारित हुई, प्रकृति को समझने की द्वंद्वात्मक पद्धति में विकसित हुई, जो प्रकृति की घटनाओं को निरंतर गति में और निरंतर परिवर्तन से गुजरने वाली मानती है और प्रकृति के विकास को विकास का परिणाम मानती है। प्रकृति में विरोधाभासों का, प्रकृति में विरोधी शक्तियों की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप। अपने सार में द्वंद्ववाद तत्वमीमांसा के बिल्कुल विपरीत है। एक मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक पद्धति। मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। क प्रकृति जुड़ी और निर्धारित। तत्वमीमांसा के विपरीत द्वंद्वात्मकता प्रकृति को चीजों, घटनाओं के एक आकस्मिक समूह के रूप में नहीं मानती है जो एक दूसरे से असंबद्ध, पृथक और स्वतंत्र है, बल्कि एक जुड़े हुए और अभिन्न संपूर्ण के रूप में मानती है जिसमें चीजें, घटनाएं व्यवस्थित रूप से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर निर्भर और निर्धारित होते हैं। इसलिए द्वंद्वात्मक पद्धति यह मानती है कि प्रकृति में किसी भी घटना को आसपास की घटनाओं से अलग करके नहीं समझा जा सकता है, यहाँ तक कि प्रकृति के किसी भी क्षेत्र में कोई भी घटना हमारे लिए अर्थहीन हो सकती है यदि इसे आसपास की स्थितियों के संबंध में नहीं माना जाता है, लेकिन उनसे तलाक हो गया। और इसके विपरीत किसी भी घटना को तब समझा और समझाया जा सकता है जब उसे आसपास की घटनाओं के साथ उसके अविभाज्य संबंध के रूप में देखा जाए जो आसपास की घटनाओं से प्रेरित हो। ख प्रकृति सतत गति और परिवर्तन की स्थिति है। तत्वमीमांसा के विपरीत द्वंद्ववाद का मानना है कि प्रकृति आराम और गतिहीनता, ठहराव और अपरिवर्तनीयता की स्थिति नहीं है, बल्कि निरंतर गति और परिवर्तन, निरंतर नवीनीकरण और विकास की स्थिति है, जहां कुछ हमेशा उत्पन्न और विकसित हो रहा है और कुछ हमेशा विघटित और मर रहा है। दूर। इसलिए द्वंद्वात्मक पद्धति के लिए आवश्यक है कि घटनाओं पर न केवल उनके अंतर्संबंध और अन्योन्याश्रितता के दृष्टिकोण से विचार किया जाए, बल्कि उनकी गति, उनके परिवर्तन, उनके विकास, उनके अस्तित्व में आने और अस्तित्व से बाहर होने के दृष्टिकोण से भी विचार किया जाए।
द्वंद्वात्मक पद्धति प्राथमिक रूप से उस चीज को महत्वपूर्ण नहीं मानती जो किसी दिए गए क्षण में टिकाऊ प्रतीत होती है और फिर भी खत्म होने लगी है, बल्कि उसे महत्वपूर्ण मानती है जो उत्पन्न हो रही है और विकसित हो रही है, भले ही दिए गए क्षण में वह टिकाऊ न प्रतीत हो, क्योंकि द्वंद्वात्मक पद्धति केवल उसी को अजेय मानती है जो उत्पन्न हो रहा है और विकसित हो रहा है। एंगेल्स कहते हैं, सभी प्रकृति, सबसे छोटी चीज से लेकर सबसे बड़ी चीज तक, रेत के कणों से लेकर सूर्य तक, प्रोटिस्टा प्राथमिक जीवित कोशिकाएं, जे सेंट से लेकर मनुष्य तक, इसका अस्तित्व शाश्वत रूप से अस्तित्व में आता है और जाता है अस्तित्व से बाहर, एक अनवरत प्रवाह में, अशांत गति और परिवर्तन में। इसलिए एंगेल्स कहते हैं, द्वंद्वात्मकता चीजों और उनकी अवधारणात्मक छवियों को अनिवार्य रूप से उनके अंतर्संबंध में, उनके संयोजन में, उनके आंदोलन में, उनके उदय और गायब होने में लेती है। प्राकृतिक मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन की ओर ले जाता है। तत्वमीमांसा के विपरीत द्वंद्ववाद विकास की प्रक्रिया को विकास की एक सरल प्रक्रिया के रूप में नहीं मानता है, जहां मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन नहीं होते हैं, बल्कि एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो महत्वहीन और अगोचर मात्रात्मक परिवर्तनों से गुजरता है और मौलिक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन की ओर जाता है। ऐसा विकास जिसमें गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से और अचानक होते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में छलांग का रूप लेते हैं, वे आकस्मिक रूप से नहीं बल्कि अगोचर और क्रमिक मात्रात्मक परिवर्तनों के संचय के स्वाभाविक परिणाम के रूप में घटित होते हैं। इसलिए द्वंद्वात्मक पद्धति यह मानती है कि विकास की प्रक्रिया को एक चक्र में गति के रूप में नहीं, जो पहले ही घटित हो चुका है उसकी सरल पुनरावृत्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक आगे और ऊपर की ओर गति के रूप में, एक पुरानी गुणात्मक स्थिति से एक नई स्थिति में संक्रमण के रूप में समझा जाना चाहिए। गुणात्मक अवस्था सरल से जटिल की ओर, निम्न से उच्चतर की ओर विकास के रूप में, एंगेल्स कहते हैं, प्रकृति द्वंद्वात्मकता की कसौटी है। और आधुनिक प्राकृतिक विज्ञान के लिए ये कहा जाना चाहिए कि उसने इस परीक्षण के लिए अत्यंत समृद्ध और दैनिक बढ़ती सामग्री उपलब्ध कराई है, और इस प्रकार यह साबित कर दिया है कि अंतिम विश्लेषण में प्रकृति की प्रक्रिया द्वंद्वात्मक है और आध्यात्मिक नहीं, कि यह एक शाश्वत एक समान और लगातार दोहराए जाने वाले चक्र में नहीं चलता है, बल्कि एक वास्तविक इतिहास से होकर गुजरता है। यहाँ मुख्य रूप से डार्विन का उल्लेख किया जाना चाहिए, जिन्होंने जैविक साबित करके प्रकृति की आध्यात्मिक अवधारणा पर गहरा प्रहार किया। आज की दुनिया, पौधे और जानवर, और परिणामस्वरूप मनुष्य भी, सभी लाखों वर्षों से चल रही विकास प्रक्रिया का उत्पाद है। द्वंद्वात्मक विकास को मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन की ओर संक्रमण बताते हुए एंगेल्स कहते हैं, भौतिकी में प्रत्येक परिवर्तन मात्रा का गुणवत्ता में परिवर्तन है, जो किसी शरीर में निहित या उसे प्रदान की गई गति के किसी रूप में मात्रात्मक परिवर्तन के परिणामस्वरूप होता है। उदाहरण के लिए, पानी के तापमान पर पहले कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसकी तरल अवस्था पर, लेकिन जैसे ही तरल पानी का तापमान बढ़ता या गिरता है, एक क्षण आता है जब सामंजस्य की यह स्थिति बदल जाती है और पानी एक स्थिति में भाप में और दूसरे में बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। एक निश्चित न्यूनतम धारा होती है। प्लेटिनम तार को चमकाने के लिए प्रत्येक धातु का अपना पिघलने का तापमान होता है। प्रत्येक तरल का एक निश्चित दबाव पर एक निश्चित हिमांक और क्वथनांक होता है, जहां तक हम अपने उपलब्ध साधनों के साथ आवश्यक तापमान प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। प्रत्येक गैस का अपना क्रांतिक बिंदु होता है, जिस पर उचित दबाव और शीतलन द्वारा इसे तरल अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जिसे भौतिकी के स्थिरांक के रूप में जाना जाता है, वह बिंदु जिस पर एक अवस्था दूसरे में गुजरती है। जे सेंट ज्यादातर मामलों में नोडल बिंदुओं के पदनामों के अलावा और कुछ नहीं है, जिस पर गति की मात्रात्मक परिवर्तन, वृद्धि या कमी दिए गए शरीर की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन का कारण बनती है, और जिसके परिणामस्वरूप मात्रा गुणवत्ता में बदल जाती है। रसायन विज्ञान में आगे बढ़ते हुए एंगेल्स जारी रखते हैं, रसायन विज्ञान को मात्रात्मक संरचना में परिवर्तन के प्रभाव के रूप में शरीर में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों का विज्ञान कहा जा सकता है। ये हेगेल को पहले से ही ज्ञात था। ऑक्सीजन लें, यदि अणु में पारंपरिक 2 के बजाय 3 परमाणु होते हैं, हमें ओजोन मिलता है, एक ऐसा पिंड जो निश्चित रूप से सामान्य ऑक्सीजन से गंध और प्रतिक्रिया में भिन्न होता है। और हम उन विभिन्न अनुपातों के बारे में क्या कहेंगे जिनमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर के साथ मिलती है, और जिनमें से प्रत्येक अन्य सभी पिंडों से गुणात्मक रूप से भिन्न शरीर का निर्माण करता है। अंत में डुरिंग की आलोचना करते हुए, जिन्होंने हेगेल को उनकी सभी योग्यताओं के लिए डांटा, लेकिन गुप्त रूप से उनसे प्रसिद्ध थीसिस उधार ली कि असंवेदनशील दुनिया से संवेदनशील दुनिया में, अकार्बनिक पदार्थ के साम्राज्य से जैविक जीवन के साम्राज्य में संक्रमण होता है। एंगेल्स कहते हैं, एक नए राज्य की ओर छलांग, ये वास्तव में माप संबंधों की हेगेलियन नोडल रेखा है जिसमें कुछ निश्चित नोडल बिंदुओं पर
विशुद्ध रूप से मात्रात्मक वृद्धि या कमी गुणात्मक छलांग को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, पानी के मामले में जिसे गर्म या ठंडा किया जाता है, जहां क्वथनांक और हिमांक बिंदु वे नोड होते हैं जिन पर सामान्य दबाव में एक नई समुच्चय स्थिति में छलांग लगती है, और जहां परिणामस्वरूप मात्रा गुणवत्ता में बदल जाती है। प्रकृति में निहित विरोधाभास। तत्वमीमांसा के विपरीत द्वंद्ववाद का मानना है कि प्रकृति की सभी चीजों और घटनाओं में आंतरिक विरोधाभास अंतर्निहित है, क्योंकि उन सभी के अपने नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष हैं, एक अतीत और एक भविष्य, कुछ मर रहा है और कुछ विकसित हो रहा है, और इन विपरीतताओं के बीच संघर्ष, पुराने और नए के बीच संघर्ष, जो खत्म हो रहा है और जो पैदा हो रहा है उसके बीच संघर्ष, जो गायब हो रहा है और जो विकसित हो रहा है उसके बीच संघर्ष, विकास की प्रक्रिया की आंतरिक सामग्री का गठन करता है। मात्रात्मक परिवर्तनों को गुणात्मक परिवर्तनों में बदलने की आंतरिक सामग्री। इसलिए द्वंद्वात्मक पद्धति यह मानती है कि निम्न से उच्चतर की ओर विकास की प्रक्रिया घटनाओं के सामंजस्यपूर्ण प्रकटीकरण के रूप में नहीं होती है, बल्कि चीजों और घटनाओं में निहित विरोधाभासों के प्रकटीकरण के रूप में, विपरीत प्रवृत्तियों के संघर्ष के रूप में होती है। इन विरोधाभासों का आधार अपने उचित अर्थ में लेनिन कहते हैं, द्वंद्ववाद चीजों के सार के भीतर विरोधाभास का अध्ययन है, और आगे विकास विरोधों का संघर्ष है। संक्षेप में, ये मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये समझना आसान है कि सामाजिक जीवन और समाज के इतिहास के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति के सिद्धांतों का विस्तार कितना महत्वपूर्ण है, और समाज के इतिहास और व्यावहारिक गतिविधियों के लिए इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। सर्वहारा वर्ग की पार्टी का। यदि विश्व में कोई पृथक घटनाएं नहीं है, यदि सभी घटनाएं परस्पर जुड़ी हुई और अन्योन्याश्रित हैं, तो ये स्पष्ट है कि इतिहास में प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था और प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का मूल्यांकन शाश्वत न्याय या किसी अन्य पूर्वकल्पित विचार के दृष्टिकोण से नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि इतिहासकारों द्वारा अक्सर नहीं किया जाता है, बल्कि उन स्थितियों के दृष्टिकोण से किया जाता है जिन्होंने उस व्यवस्था या उस सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया और जिससे वे जुड़े हुए हैं। आधुनिक परिस्थितियों में दास प्रथा संवेदनहीन, मूर्खतापूर्ण और अप्राकृतिक होगी, लेकिन एक विघटित आदिम सांप्रदायिक व्यवस्था की स्थितियों में दास प्रथा एक काफी समझने योग्य और प्राकृतिक घटना है, क्योंकि यह आदिम सांप्रदायिक व्यवस्था पर एक प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। जब जारशाही और बुर्जुआ समाज अस्तित्व में था, जैसा कि हम कहते हैं, 1905 में रूस में एक बुर्जुआ लोकतांत्रिक गणराज्य की मांग एक काफी समझने योग्य, उचित और क्रांतिकारी मांग थी, क्योंकि उस समय बुर्जुआ गणतंत्र का मतलब एक कदम आगे बढ़ना होता था। लेकिन अब यूएसएसआर की शर्तों के तहत बुर्जुआ लोकतांत्रिक गणराज्य की मांग एक संवेदनहीन और प्रतिक्रांतिकारी मांग होगी। सोवियत गणतंत्र की तुलना में बुर्जुआ गणतंत्र एक प्रतिगामी कदम होगा। सब कुछ परिस्थितियों, समय और स्थान पर निर्भर करता है। ये स्पष्ट है कि सामाजिक घटनाओं के प्रति ऐसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बिना इतिहास विज्ञान का अस्तित्व और विकास असंभव है, क्योंकि केवल ऐसा दृष्टिकोण ही इतिहास के विज्ञान को दुर्घटनाओं का जंजाल और सबसे बेतुकी गलतियों का समूह बनने से बचाता है। इसके अलावा, यदि विश्व निरंतर गति और विकास की स्थिति में है, यदि पुराने का खत्म होना और नए का उदय विकास का नियम है, तो ये स्पष्ट है कि कोई अपरिवर्तनीय सामाजिक व्यवस्था नहीं हो सकती है। नहीं निजी संपत्ति और शोषण के शाश्वत सिद्धांत, किसान को जमींदार के अधीन, श्रमिक को पूंजीपति के अधीन करने का कोई शाश्वत विचार नहीं। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जैसे एक समय में सामंती व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसलिए हमें अपना रुझान समाज के उस तबके पर आधारित नहीं करना चाहिए जो अब विकास नहीं कर रहा है, भले ही वे वर्तमान में प्रमुख शक्ति का गठन करते हैं, बल्कि उन तबकों पर आधारित होना चाहिए जो विकास कर रहे हैं और उनके सामने भविष्य है, भले ही वे वर्तमान में ऐसा नहीं कर रहे हैं। प्रमुख शक्ति का गठन करें। पिछली सदी के 80 के दशक में मार्क्सवादियों और नारोडनिकों के बीच संघर्ष के दौर में रूस में सर्वहारा वर्ग आबादी का एक नगण्य अल्पसंख्यक हिस्सा था, जबकि व्यक्तिगत किसान आबादी का विशाल बहुमत थे। लेकिन सर्वहारा वर्ग एक वर्ग के रूप में विकसित हो रहा था, जबकि किसान वर्ग एक वर्ग के रूप में विघटित हो रहा था। और सिर्फ इसलिए कि सर्वहारा वर्ग एक वर्ग के रूप में विकसित हो रहा था, मार्क्सवादियों ने अपना रुझान सर्वहारा वर्ग पर आधारित कर दिया। और वे गलत नहीं थे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, सर्वहारा वर्ग बाद में एक महत्वहीन शक्ति से प्रथम श्रेणी की ऐतिहासिक और राजनीतिक शक्ति में विकसित हुआ। इसलिए नीति में गलती न करने के लिए व्यक्ति को आगे की ओर देखना चाहिए, पीछे की ओर नहीं। इसके अलावा, यदि धीमी गति से मात्रात्मक परिवर्तनों का तेजी से और अचानक गुणात्मक परिवर्तनों में बदलना विकास का नियम है,
तो ये स्पष्ट है कि उत्पीड़ित वर्गों द्वारा की गई क्रांतियां एक बिल्कुल स्वाभाविक और अपरिहार्य घटना है। इसलिए पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण और पूंजीवाद के जुए से मजदूर वर्ग की मुक्ति धीमे बदलावों, सुधारों से नहीं, बल्कि केवल पूंजीवादी व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन, क्रांति से हो सकती है। इसलिए नीति में गलती न करने के लिए व्यक्ति को क्रांतिकारी होना चाहिए, सुधारवादी नहीं। इसके अलावा यदि विकास आंतरिक अंतर्विरोधों के प्रकटीकरण के माध्यम से, इन अंतर्विरोधों के आधार पर विपरीत शक्तियों के बीच टकराव के माध्यम से और इन अंतर्विरोधों पर काबू पाने के माध्यम से आगे बढ़ता है, तो ये स्पष्ट है कि सर्वहारा वर्ग का वर्ग संघर्ष बिल्कुल स्वाभाविक है और अपरिहार्य घटना। इसलिए हमें पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्विरोधों को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्रकट करना और सुलझाना चाहिए। हमें वर्ग संघर्ष को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे उसके अंजाम तक ले जाना चाहिए। इसलिए नीति में गलती न करने के लिए किसी को समझौता न करने वाली सर्वहारा वर्ग नीति अपनानी चाहिए, न कि सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग के हितों के सामंजस्य की सुधारवादी नीति, न कि पूंजीवाद को समाजवाद में बढ़ने की समझौतावादी नीति। जब सामाजिक जीवन समाज के इतिहास पर लागू किया जाता है तो मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक पद्धति ऐसी ही होती है। जहां तक मार्क्सवादी दार्शनिक भौतिकवाद का सवाल है, यह मूलतः दार्शनिक आदर्शवाद का प्रत्यक्ष विपरीत है। 2. मार्क्सवादी दार्शनिक भौतिकवाद। मार्क्सवादी दार्शनिक भौतिकवाद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। क. भौतिकवादी आदर्शवाद के विपरीत, जो दुनिया को एक पूर्ण विचार, एक सार्वभौमिक आत्मा चेतना का अवतार मानता है। मार्क्स के दार्शनिक भौतिकवाद का मानना है कि दुनिया अपने स्वभाव से ही भौतिक है, जिससे दुनिया की विविध घटनाएं बनती हैं। गति में पदार्थ के विभिन्न रूप, द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा स्थापित घटनाओं का अंतर्संबंध और अन्योन्याश्रय गतिमान पदार्थ के विकास का एक नियम है, और यह कि दुनिया पदार्थ की गति के नियमों के अनुसार विकसित होती है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक सार्वभौमिक आत्मा। एंगेल्स कहते हैं, प्रकृति पर भौतिकवादी दृष्टिकोण का मतलब बिना किसी विदेशी मिश्रण के प्रकृति को उसी रूप में कल्पना करने से ज्यादा कुछ नहीं है जैसी वह अस्तित्व में है। प्राचीन दार्शनिक हेराक्लीट्स के भौतिकवादी विचारों के बारे में बात करते हुए, जिन्होंने कहा था कि दुनिया सब एक में किसी भगवान या किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि एक जीवित लौती है और हमेशा रहेगी, व्यवस्थित रूप से भड़कती रहेगी मरते हुए। लेनिन टिप्पणी करते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल बातों का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन। ख. वस्तुनिष्ठ वास्तविकता आदर्शवाद के विपरीत, जो दावा करता है कि केवल हमारी चेतना ही वास्तव में अस्तित्व में है और भौतिक संसार अस्तित्व प्रकृति केवल हमारी संवेदनाओं, विचारों और धारणाओं में हमारी चेतना में मौजूद है। मार्क्सवादी दार्शनिक भौतिकवाद मानता है कि पदार्थ प्रकृति अस्तित्व है एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता जो हमारी चेतना के बाहर विद्यमान है और उससे स्वतंत्र है। वो पदार्थ प्राथमिक है क्योंकि वह संवेदनाओं, विचारों, चेतना का स्रोत है, और वह चेतना गौण व्युत्पन्न है क्योंकि वह पदार्थ का प्रतिबिंब है, अस्तित्व का प्रतिबिंब है। वो विचार पदार्थ का एक उत्पाद है जो अपने विकास में मस्तिष्क की पूर्णता के उच्च स्तर तक पहुंच गया है, और मस्तिष्क विचार का अंग है, और इसलिए कोई गंभीर त्रुटि किए बिना विचार को पदार्थ से अलग नहीं कर सकता। एंगेल्स कहते हैं, सोच के अस्तित्व से संबंध का प्रश्न, आत्मा का प्रकृति से संबंध संपूर्ण दर्शन का सर्वोपरि प्रश्न है। दार्शनिकों ने इस प्रश्न के जो उत्तर दिए, उन्होंने उन्हें दो महान शिविरों में विभाजित कर दिया। जिन लोगों ने इस पर जोर दिया प्रकृति पर आत्मा की प्रधानता, आदर्शवाद के खेमे में शामिल थे। अन्य, जो प्रकृति को प्राथमिक मानते थे, भौतिकवाद के विभिन्न विद्यालयों से संबंधित हैं, और आगे भौतिक संवेदी रूप से बोधगम्य संसार जिससे हम स्वयं संबंधित हैं, एकमात्र वास्तविकता है। हमारी चेतना और सोच, चाहे वे कितनी ही अति कामुक क्यों न लगें, एक भौतिक शारीरिक अंग मस्तिष्क का उत्पाद है। पदार्थ एक नहीं है मन का उत्पाद, लेकिन मन स्वयं पदार्थ का उच्चतम उत्पाद है। पदार्थ और विचार के प्रश्न के संबंध में मार्क्स कहते हैं, विचार को सोचने वाले पदार्थ से अलग करना असंभव है। पदार्थ ही सभी परिवर्तनों का विषय है। मार्क्सवादी दार्शनिक भौतिकवाद का वर्णन करते हुए लेनिन कहते हैं, भौतिकवाद आमतौर पर वस्तुनिष्ठ रूप से वास्तविक अस्तित्व पदार्थ को चेतना, संवेदना, अनुभव से स्वतंत्र मानता है। चेतना केवल अस्तित्व का प्रतिबिंब है, सबसे अच्छा इसका लगभग सच्चा, पर्याप्त, बिल्कुल सटीक प्रतिबिंब है। और आगे, पदार्थ वह है जो हमारी इंद्रियों पर कार्य करके संवेदना उत्पन्न करता है। पदार्थ वह वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है जो हमें संवेदना के रूप में दी गई है। पदार्थ, प्रकृति, अस्तित्व भौतिक प्राथमिक है, और आत्मा, चेतना, संवेदना, मानसिक, गौण है। दुनिया की तस्वीर इस बात की तस्वीर है कि पदार्थ कैसे चलता है और पदार्थ कैसे सोचता है। मस्तिष्क विचार का अंग है। ग. दुनिया और उसके कानून जानने योग्य हैं। आदर्शवाद के विपरीत, जो दुनिया और उसके कानूनों को जानने की संभावना से इनकार करता है,
जो हमारे ज्ञान की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता है, वस्तुनिष्ठ सत्य को नहीं पहचानता है और मानता है कि दुनिया खुद में मौजूद चीजों से भरी है। विज्ञान कभी भी ज्ञात नहीं हो सकता है। मार्क्सवादी दार्शनिक भौतिकवाद का मानना है कि दुनिया और उसके कानून पूरी तरह से जानने योग्य हैं। प्रकृति के नियमों के बारे में हमारा ज्ञान प्रयोग और अभ्यास द्वारा परीक्षण किया गया वस्तुनिष्ठ सत्य की वैधता वाला प्रामाणिक ज्ञान है, और ऐसा कोई नहीं है दुनिया में ऐसी चीजें जो अज्ञात हैं, लेकिन केवल वे चीजें जो अभी तक ज्ञात नहीं हैं, लेकिन जिन्हें विज्ञान और अभ्यास के प्रयासों से प्रकट और ज्ञात किया जाएगा। कांट और अन्य आदर्शवादियों की थीसिस की आलोचना करते हुए कि दुनिया अज्ञात है और खुद में चीजें हैं जो अज्ञात हैं, और प्रसिद्ध भौतिकवादी थीसिस का बचाव करते हुए कि हमारा ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है, एंगेल्स लिखते हैं, अन्य सभी दार्शनिक प्रोचिट्स की तरह इसका सबसे स्पष्ट खंडन अभ्यास अर्थात प्रयोग और उद्योग है। यदि हम इसे स्वयं बनाकर, इसे इसकी स्थितियों से बाहर लाकर एक प्राकृतिक प्रक्रिया की हमारी अवधारणा की शुद्धता को साबित करने में सक्षम हैं और इसे सौदेबाजी में अपने स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाते हैं, तो कॉन्टिन अप्राप्य वस्तु अपने आप में कांत हो जाता है। पौधों और जानवरों के शरीर में उत्पादित रासायनिक पदार्थ तब तक अपने आप में चीजें बने रहे जब तक कि कार्बनिक रसायन विज्ञान ने उन्हें एक के बाद एक उत्पादन करना शुरू नहीं किया, जिसके बाद वस्तु में खुद हमारे लिए एक चीज बन गई। उदाहरण के लिए एलिजारिन मजीट का रंग पदार्थ, जिसे अब हम खेत में मजीट की जड़ों से उगाने की जहमत नहीं उठाते हैं, बल्कि कोयला टार से बहुत अधिक सस्ते और सरल तरीके से उत्पादन करते हैं। 300 वर्षों तक कोपरनिकन सौर मंडल 100 के साथ एक परिकल्पना थी। इसके पक्ष में 1000 या 10,000 मौके, लेकिन फिर भी हमेशा एक परिकल्पना। लेकिन जब लेवेरियन ने इस प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के माध्यम से न केवल एक अज्ञात ग्रह के अस्तित्व की आवश्यकता का अनुमान लगाया, बल्कि स्थिति की भी गणना की, स्वर्ग में जिस पर इस ग्रह का कब्जा अवश्य होना चाहिए, और जब गैले ने वास्तव में इस ग्रह को पाया, तो कोपरनिकन प्रणाली सिद्ध हो गई। मार्क्स, सेलेक्टेड वर्क्स, खंडाय, पृष्ठ 330। बोगदानोव, बाजरोव, युशिकेविच और मैक के अन्य अनुयायियों पर फाइडिज्म, एक प्रतिक्रियावादी सिद्धांत जो विज्ञान के लिए विश्वास को प्राथमिकता देता है, का आरोप लगाना और प्रसिद्ध भौतिकवादी थीसिस का बचाव करना कि प्रकृति के नियमों के बारे में हमारा वैज्ञानिक ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है, और यह कि कानून विज्ञान वस्तुनिष्ठ सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। लेनिन कहते हैं, समकालीन निष्ठावाद विज्ञान को बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं करता है, ये केवल विज्ञान के अतिरंजित दावों को अस्वीकार करता है, यानी वस्तुनिष्ठ सत्य के उसके दावे को। यदि वस्तुनिष्ठ सत्य अस्तित्व में है, जैसा कि भौतिकवादी सोचते हैं, यदि प्राकृतिक विज्ञान बाहरी दुनिया को प्रतिबिंबित करता है, मानवीय अनुभव में अकेले ही हमें वस्तुगत सत्य देने में सक्षम है, तब सभी निष्ठावाद पूरी तरह से खारिज हो जाते हैं। संक्षेप में, ये मार्क्सवादी दार्शनिक भौतिकवाद की विशिष्ट विशेषताएं हैं। ये समझना आसान है कि सामाजिक जीवन, समाज के इतिहास के अध्ययन के लिए दार्शनिक भौतिकवाद के सिद्धांतों का विस्तार कितना महत्वपूर्ण है, और समाज के इतिहास और व्यावहारिक गतिविधियों के लिए इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। सर्वहारा वर्ग की पार्टी का, यदि प्रकृति की घटनाओं के बीच संबंध और उनकी परस्पर निर्भरता प्रकृति के विकास के नियम है, तो इससे ये भी पता चलता है कि सामाजिक जीवन की घटनाओं का संबंध और परस्पर निर्भरता समाज के विकास के नियम है, न कि कुछ आकस्मिक। इसलिए सामाजिक जीवन, समाज का इतिहास दुर्घटनाओं का समूह नहीं रह जाता है, क्योंकि समाज का इतिहास नियमित कानूनों के अनुसार समाज का विकास बन जाता है, और समाज के इतिहास का अध्ययन एक विज्ञान बन जाता है। इसलिए सर्वहारा वर्ग की पार्टी की व्यावहारिक गतिविधि उत्कृष्ट व्यक्तियों की शुभकामनाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए, कारण सार्वभौमिक नैतिकता आदि के निर्देशों पर नहीं, बल्कि समाज के विकास के नियमों और इन कानूनों के अध्ययन पर। इसके अलावा, यदि दुनिया जानने योग्य है और प्रकृति के विकास के नियमों के बारे में हमारा ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है, जिसमें वस्तुनिष्ठ सत्य की वैधता है, तो इसका मतलब यह है कि सामाजिक जीवन, समाज का विकास भी जानने योग्य है, और विज्ञान के डेटा के संबंध में समाज के विकास के नियम वस्तुनिष्ठ सत्य की वैधता वाले प्रामाणिक डेटा हैं। इसलिए समाज के इतिहास का विज्ञान सामाजिक जीवन की घटनाओं की सभी जटिलताओं के बावजूद उतना ही सटीक विज्ञान बन सकता है। मान लीजिए, जीव विज्ञान और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए समाज के विकास के नियमों का उपयोग करने में सक्षम है। इसलिए सर्वहारा वर्ग की पार्टी को अपनी व्यावहारिक गतिविधि में खुद को आकस्मिक उद्देश्यों से नहीं, बल्कि समाज के विकास के नियमों और इन कानूनों से व्यावहारिक निष्कर्षों द्वारा निर्देशित करना चाहिए। इसलिए समाजवाद मानवता के बेहतर भविष्य के सपने से एक विज्ञान में परिवर्तित हो गया है। इसलिए विज्ञान और व्यावहारिक गतिविधि के बीच का बंधन, सिद्धांत और व्यवहार के बीच का बंधन, उनकी एकता सर्वहारा वर्ग की पार्टी का मार्गदर्शक सितारा होना चाहिए। इसके अलावा
यदि प्रकृति अस्तित्व भौतिक संसार प्राथमिक है और चेतना विचार गौण व्युत्पन्न है, यदि भौतिक संसार मनुष्य की चेतना से स्वतंत्र रूप से विद्यमान वस्तुनिष्ठ वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि चेतना इस वस्तुनिष्ठ वास्तविकता का प्रतिबिंब है, तो यह इस प्रकार है कि समाज का भौतिक जीवन, उसका अस्तित्व भी प्राथमिक है और उसका आध्यात्मिक जीवन गौण व्युत्पन्न है, और कि समाज का भौतिक जीवन मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र रूप से विद्यमान एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है, जबकि समाज का आध्यात्मिक जीवन इस वस्तुनिष्ठ वास्तविकता का प्रतिबिंब है, अस्तित्व का प्रतिबिंब है। इसलिए समाज के आध्यात्मिक जीवन के गठन का स्रोत सामाजिक विचारों, सामाजिक सिद्धांतों, राजनीतिक विचारों और राजनीतिक संस्थानों की उत्पत्ति विचारों, सिद्धांतों, विचारों और राजनीतिक संस्थानों में नहीं बल्कि की स्थितियों में की जानी चाहिए। समाज का भौतिक जीवन सामाजिक अस्तित्व में जिसके ये विचार, सिद्धांत, दृष्टिकोण आदि प्रतिबिंब है। इसलिए यदि समाज के इतिहास के विभिन्न कालखंडों में विभिन्न सामाजिक विचारों, सिद्धांतों, दृष्टिकोणों और राजनीतिक संस्थाओं को देखा जाए, यदि गुलाम व्यवस्था के तहत हम कुछ सामाजिक विचारों, सिद्धांतों, दृष्टिकोणों और राजनीतिक संस्थानों का सामना करते हैं, सामंतवाद के तहत अन्य और पूंजीवाद के तहत अभी भी अन्य, तो इसे प्रकृति विचारों, सिद्धांतों के गुणों द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। विचार और राजनीतिक संस्थाएं स्वयं लेकिन सामाजिक विकास के विभिन्न अवधियों में समाज के भौतिक जीवन की विभिन्न स्थितियों से किसी समाज का अस्तित्व जैसा होता है, किसी समाज के भौतिक जीवन की परिस्थितियां जैसी होती हैं, उस समाज के विचार, सिद्धांत, राजनीतिक विचार और राजनीतिक संस्थाएं वैसी ही होती हैं। इस संबंध में मार्क्स कहते हैं, यह मनुष्यों की चेतना नहीं है जो उनके अस्तित्व को निर्धारित करती है, बल्कि इसके विपरीत उनका सामाजिक अस्तित्व ही उनकी चेतना को निर्धारित करता है। इसलिए नीति में गलती न करने के लिए, खुद को निष्क्रिय सपने देखने वालों की स्थिति में न पाने के लिए, सर्वहारा वर्ग की पार्टी को अपनी गतिविधियों को अमूर्त मानवीय तर्क के सिद्धांतों पर नहीं बल्कि सामग्री की ठोस स्थितियों पर आधारित करना चाहिए। समाज का जीवन सामाजिक विकास की निर्णायक शक्ति के रूप में महापुरुषों की शुभकामनाओं पर नहीं बल्कि समाज के भौतिक जीवन के विकास की वास्तविक जरूरतों पर। नारोडनिकों, अराजकतावादियों और समाजवादी क्रांतिकारियों सहित यूटोपियनों का पतन अन्य बातों के अलावा इस तथ्य के कारण हुआ कि उन्होंने उस प्राथमिक भूमिका को नहीं पहचाना जो समाज के भौतिक जीवन की स्थितियां समाज के विकास में निभाती हैं, और आदर्शवाद की ओर झुकते हुए उन्होंने अपनी व्यावहारिक गतिविधियों को समाज के भौतिक जीवन के विकास की जरूरतों पर आधारित नहीं किया, बल्कि स्वतंत्र रूप से और इन जरूरतों के बावजूद आदर्श योजनाओं और सर्वव्यापी परियोजनाओं से तलाक ले लिया। समाज का वास्तविक जीवन मार्क्सवाद, लेनिनवाद की ताकत और जीवन शक्ति इस तथ्य में निहित है कि यह अपनी व्यावहारिक गतिविधि को समाज के भौतिक जीवन के विकास की जरूरतों पर आधारित करता है और कभी भी समाज के वास्तविक जीवन से खुद को अलग नहीं करता है। हालांकि यह मार्क्स के शब्दों से मेल नहीं खाता है कि सामाजिक विचारों, सिद्धांतों, राजनीतिक विचारों और राजनीतिक संस्थानों का समाज के जीवन में कोई महत्व नहीं है कि वे सामाजिक अस्तित्व जीवन की भौतिक स्थितियों के विकास को पारस्परिक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। समाज हम अब तक सामाजिक विचारों, सिद्धांतों, विचारों और राजनीतिक संस्थानों की उत्पत्ति, उनके उत्पन्न होने के तरीके, इस तथ्य के बारे में बात करते रहे हैं कि समाज का आध्यात्मिक जीवन उसके भौतिक जीवन की स्थितियों का प्रतिबिंब है। जहां तक सामाजिक विचारों, सिद्धांतों, विचारों और राजनीतिक संस्थानों के महत्व का संबंध है, जहां तक इतिहास में उनकी भूमिका का संबंध है, ऐतिहासिक भौतिकवाद उन्हें नकारना तो दूर, समाज के जीवन में उसके इतिहास में इन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका और महत्व पर जोर देता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक विचार और सिद्धांत हैं। ऐसे पुराने विचार और सिद्धांत हैं जो अपना समय खो चुके हैं और जो समाज की मरणासन शक्तियों के हितों की सेवा करते हैं। उनका महत्व इस बात में है कि वे समाज के विकास, प्रगति में बाधा डालते हैं। फिर नए और उन्नत विचार और सिद्धांत हैं जो समाज की उन्नत शक्तियों के हितों की सेवा करते हैं। उनका महत्व इस तथ्य में निहित है कि वे समाज के विकास, प्रगति को सुविधाजनक बनाते हैं, और उनका महत्व जितना अधिक है, वे समाज के भौतिक जीवन के विकास की आवश्यकताओं को उतनी ही अधिक सटीकता से दर्शाते हैं। नए सामाजिक विचार और सिद्धांत तभी उत्पन्न होते हैं जब समाज के भौतिक जीवन के विकास ने समाज के सामने नए कार्य निर्धारित किए हैं। लेकिन एक बार जब वे उत्पन्न हो जाते हैं तो वे सबसे शक्तिशाली शक्ति बन जाते हैं जो समाज के भौतिक जीवन के विकास द्वारा निर्धारित नए कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं, एक ऐसी शक्ति जो समाज की प्रगति को सुविधाजनक बनाती है। यहीं पर नए विचारों, नए सिद्धांतों, नए राजनीतिक विचारों और नए राजनीतिक संस्थानों का जबरदस्त आयोजन, जुटाना और परिवर्तनकारी मूल्य प्रकट होता है। नए सामाजिक विचार और सिद्धांत सटीक रूप से उत्पन्न होते हैं क्योंकि वे समाज के लिए आवश्यक हैं,
क्योंकि उनके आयोजन, गतिशीलता और परिवर्तनकारी कार्रवाई के बिना समाज के भौतिक जीवन के विकास के जरूरी कार्यों को पूरा करना असंभव है। समाज के भौतिक जीवन के विकास द्वारा निर्धारित नए कार्यों से उत्पन्न होकर नए सामाजिक विचार और सिद्धांत अपना रास्ता बनाते हैं, जनता का कब्जा बन जाते हैं, उन्हें समाज की मरणासन ताकतों के खिलाफ संगठित करते हैं और इस प्रकार सुविधा प्रदान करते हैं इन ताकतों को उखाड़ फेंकना जो समाज के भौतिक जीवन के विकास में बाधा डालती हैं। इस प्रकार सामाजिक विचार, सिद्धांत और राजनीतिक संस्थाएं समाज के भौतिक जीवन के विकास, सामाजिक अस्तित्व के विकास के अत्यावश्यक कार्यों के आधार पर उत्पन्न होते हैं, फिर स्वयं सामाजिक अस्तित्व पर, समाज के भौतिक जीवन पर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे समाज का निर्माण होता है। समाज के भौतिक जीवन के अत्यावश्यक कार्यों को पूरी तरह से पूरा करने और इसके आगे के विकास को संभव बनाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां। इस संबंध में मार्क्स कहते हैं, जैसे ही सिद्धांत जनता पर हावी हो जाता है, वह एक भौतिक शक्ति बन जाता है। इसलिए समाज के भौतिक जीवन की स्थितियों को प्रभावित करने और उनके विकास और उनके सुधार में तेजी लाने में सक्षम होने के लिए सर्वहारा वर्ग की पार्टी को ऐसे सामाजिक सिद्धांत, ऐसे सामाजिक विचार पर भरोसा करना चाहिए जो विकास की जरूरतों को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता हो। समाज का भौतिक जीवन और इसलिए व्यापक जनता को गति देने और उन्हें संगठित करने और सर्वहारा पार्टी की एक महान सेना में संगठित करने में सक्षम है, जो प्रतिक्रियावादी ताकतों को कुचलने और उन्नत लोगों के लिए रास्ता साफ करने के लिए तैयार है। समाज की ताकतें, अर्थशास्त्रियों और मेंशेविकों का पतन अन्य बातों के अलावा इस तथ्य के कारण हुआ कि उन्होंने उन्नत सिद्धांतों, उन्नत विचारों की गतिशीलता, आयोजन और परिवर्तनकारी भूमिका को नहीं पहचाना और अशिष्ट भौतिकवाद में डूबकर की भूमिका को कम कर दिया। ये कारक लगभग शून्य हैं, इस प्रकार पार्टी को निष्क्रियता और निष्क्रियता की निंदा करते हैं। मार्क्सवाद, लेनिनवाद की ताकत और जीवन शक्ति इस तथ्य से प्राप्त होती है कि यह एक उन्नत सिद्धांत पर निर्भर करता है जो समाज के भौतिक जीवन के विकास की आवश्यकताओं को सही ढंग से दर्शाता है, कि यह सिद्धांत को उचित स्तर तक उठाता है और यह इसे अपना कर्तव्य मानता है इस सिद्धांत की गतिशीलता, आयोजन और परिवर्तनकारी शक्ति के प्रत्येक अंश का उपयोग करना। ऐतिहासिक भौतिकवाद सामाजिक अस्तित्व और सामाजिक चेतना के बीच भौतिक जीवन के विकास की स्थितियों और समाज के आध्यात्मिक जीवन के विकास के बीच संबंध के प्रश्न का यही उत्तर देता है। 3. ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब निम्नलिखित प्रश्न को स्पष्ट करना बाकी है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के दृष्टिकोण से समाज के भौतिक जीवन की स्थितियों से क्या तात्पर्य है, जो अंतिम विश्लेषण में समाज की शारीरिक पहचान, उसके विचारों, राजनीतिक संस्थानों आदि को निर्धारित करते हैं। आखिरकार ये समाज के भौतिक जीवन की स्थितियां क्या हैं, उनकी विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाज के भौतिक जीवन की स्थितियां की अवधारणा में सबसे पहले समाज को घेरने वाली प्रकृति, भौगोलिक वातावरण शामिल है, जो समाज के भौतिक जीवन की अपरिहार्य और निरंतर स्थितियों में से एक है और जो निश्चित रूप से समाज के विकास को प्रभावित करता है। भौगोलिक पर्यावरण समाज के विकास में क्या भूमिका निभाता है? क्या भौगोलिक पर्यावरण समाज की शारीरिक पहचान, मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था का चरित्र, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में संक्रमण का निर्धारण करने वाली मुख्य शक्ति है या नहीं? ऐतिहासिक भौतिकवाद इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देता है। भौगोलिक पर्यावरण निर्विवाद रूप से समाज के विकास की निरंतर और अपरिहार्य स्थितियों में से एक है और निस्संदेह समाज के विकास को प्रभावित करता है, इसके विकास को तेज या धीमा करता है। लेकिन इसका प्रभाव निर्णायक प्रभाव नहीं है, क्योंकि समाज के परिवर्तन और विकास भौगोलिक वातावरण के परिवर्तन और विकास की तुलना में अतुलनीय तेज गति से आगे बढ़ते हैं। 3000 वर्षों के अंतराल में यूरोप में 3 अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाओं को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित किया गया है। आदिम सांप्रदायिक व्यवस्था, दास व्यवस्था और सामंती व्यवस्था। यूरोप के पूर्वी हिस्से में, यूएसएसआर में, यहाँ तक कि 4 सामाजिक प्रणालियों को भी खत्म कर दिया गया है। फिर भी इस अवधि के दौरान यूरोप में भौगोलिक परिस्थितियां या तो बिल्कुल नहीं बदली हैं, या इतनी कम बदली हैं कि भूगोल उन पर ध्यान ही नहीं देता। और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। किसी भी महत्व के भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों की आवश्यकता होती है, जबकि मानव समाज की व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए कुछ 100 या कुछ हजार वर्ष पर्याप्त होते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि भौगोलिक पर्यावरण सामाजिक विकास का मुख्य कारण, निर्णायक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जो हजारों वर्षों के दौरान लगभग अपरिवर्तित रहता है, वह उसके विकास का मुख्य कारण नहीं हो सकता है, जिसमें कुछ 100 वर्षों के दौरान मूलभूत परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि समाज के भौतिक जीवन की स्थितियां की अवधारणा में जनसंख्या की वृद्धि, 1 डिग्री या किसी अन्य की जनसंख्या का घनत्व भी शामिल है,
क्योंकि लोग समाज के भौतिक जीवन की स्थितियों का एक अनिवार्य तत्व हैं, और लोगों की एक निश्चित न्यूनतम संख्या के बिना समाज का कोई भौतिक जीवन नहीं हो सकता है। क्या जनसंख्या वृद्धि ही वो मुख्य शक्ति है जो मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था के चरित्र को निर्धारित करती है, या नहीं? ऐतिहासिक भौतिकवाद इस प्रश्न का भी नकारात्मक उत्तर देता है। बेशक जनसंख्या की वृद्धि समाज के विकास को प्रभावित करती है, समाज के विकास को सुविधाजनक बनाती है या बाधित करती है, लेकिन यह समाज के विकास की मुख्य शक्ति नहीं हो सकती है, और समाज के विकास पर इसका प्रभाव निर्णायक प्रभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने आप में जनसंख्या की वृद्धि इस प्रश्न का सुराग नहीं देती है कि क्यों किसी दी गई सामाजिक व्यवस्था को अमुक नई व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, किसी अन्य द्वारा नहीं। क्यों आदिम सांप्रदायिक व्यवस्था को दास प्रणाली द्वारा सफल बनाया जाता है सामंती व्यवस्था, और सामंती व्यवस्था बुर्जुआ व्यवस्था द्वारा, और किसी अन्य द्वारा नहीं। यदि जनसंख्या की वृद्धि सामाजिक विकास की निर्णायक शक्ति होती, तो जनसंख्या का उच्च घनत्व एक समान रूप से उच्च प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को जन्म देने के लिए बाध्य होता। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। चीन में जनसंख्या का घनत्व संयुक्त राज्य अमेरिका से 4 गुना अधिक है, फिर भी सामाजिक विकास के पैमाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका चीन से ऊपर है, क्योंकि चीन में अर्ध सामंती व्यवस्था अभी भी कायम है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत पहले ही पूंजीवाद के विकास के उच्चतम चरण पर पहुंच चुका है। बेल्जियम में जनसंख्या का घनत्व संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में 9 गुना अधिक है, और यूएसएसआर की तुलना में 26 गुना अधिक है, फिर भी सामाजिक विकास के पैमाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका बेल्जियम से ऊपर है। और जहां तक यूएसएसआर की बात है, बेल्जियम इस देश से एक ऐतिहासिक युग पीछे है, क्योंकि बेल्जियम में पूंजीवादी व्यवस्था कायम है, जबकि यूएसएसआर ने पहले ही पूंजीवाद को खत्म कर दिया है और एक समाजवादी व्यवस्था स्थापित की है। इससे ये पता चलता है कि जनसंख्या वृद्धि समाज के विकास की मुख्य शक्ति नहीं है और न ही हो सकती है वो शक्ति जो सामाजिक व्यवस्था के चरित्र, समाज की शारीरिक पहचान को निर्धारित करती है। मुख्य निर्धारक बल क्या है? तो फिर समाज के भौतिक जीवन की जटिल परिस्थितियों में मुख्य शक्ति क्या है जो समाज की भौतिक पहचान, सामाजिक व्यवस्था का चरित्र, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में समाज के विकास को निर्धारित करती है? ऐतिहासिक भौतिकवाद का मानना है कि यह शक्ति मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक जीवन के साधनों, भौतिक मूल्यों के उत्पादन के तरीके, भोजन, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, उत्पादन के उपकरण आदि को प्राप्त करने की विधि है, जो अपरिहार्य है। समाज का जीवन और विकास जीने के लिए लोगों के पास भोजन, कपड़े, जूते, आश्रय, ईंधन आदि होना चाहिए। इन भौतिक मूल्यों को पाने के लिए लोगों को उनका उत्पादन करना होगा, और उनका उत्पादन करने के लिए लोगों के पास उत्पादन के उपकरण होने चाहिए जिनसे भोजन, कपड़े, जूते, आश्रय, ईंधन इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। उन्हें इन उपकरणों का उत्पादन करने और उनका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उत्पादन के उपकरण जिनसे भौतिक मूल्यों का उत्पादन किया जाता है, वे लोग जो उत्पादन के उपकरणों को संचालित करते हैं और एक निश्चित उत्पादन अनुभव और श्रम कौशल के कारण भौतिक मूल्यों का उत्पादन करते हैं। ये सभी तत्व संयुक्त रूप से समाज की उत्पादक शक्तियों का गठन करते हैं। लेकिन उत्पादक शक्तियां उत्पादन का केवल एक पहलू है, उत्पादन के तरीके का केवल एक पहलू है, एक ऐसा पहलू जो प्रकृति की वस्तुओं और शक्तियों के साथ मनुष्य के संबंध को व्यक्त करता है जिसका उपयोग वे भौतिक मूल्यों के उत्पादन के लिए करते हैं। उत्पादन का एक और पहलू, उत्पादन के तरीके का एक और पहलू, उत्पादन की प्रक्रिया में पुरुषों का एक दूसरे से संबंध, पुरुषों के उत्पादन के संबंध हैं। मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और भौतिक मूल्यों के उत्पादन के लिए प्रकृति का उपयोग करते हैं, एक दूसरे से अलग होकर नहीं, अलग अलग व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से, समूहों में, समाज में। इसलिए उत्पादन हर समय और सभी परिस्थितियों में सामाजिक उत्पादन होता है। भौतिक मूल्यों के उत्पादन में मनुष्य उत्पादन के भीतर किसी न किसी प्रकार के आपसी संबंधों में, किसी न किसी प्रकार के उत्पादन के संबंधों में प्रवेश करते हैं। ये शोषण से मुक्त लोगों के बीच सहयोग और पारस्परिक सहायता के संबंध हो सकते हैं, वे प्रभुत्व और अधीनता के संबंध हो सकते हैं, और अंततः वे उत्पादन संबंधों के एक रूप से दूसरे रूप में संक्रमणकालीन हो सकते हैं। लेकिन उत्पादन संबंधों का चरित्र चाहे जो भी हो, वे हमेशा और हर व्यवस्था में समाज की उत्पादक शक्तियों की तरह ही उत्पादन का एक आवश्यक तत्व बनते हैं। उत्पादन में, मार्क्स कहते हैं, मनुष्य न केवल प्रकृति पर बल्कि एक दूसरे पर भी कार्य करते हैं। वे केवल एक निश्चित तरीके से सहयोग करके और अपनी गतिविधियों का परस्पर आदान प्रदान करके ही उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के लिए वे निश्चित कनेक्शन और संबंधों में प्रवेश करते हैं एक दूसरे के साथ, और इन सामाजिक संबंधों और संबंधों के भीतर ही प्रकृति पर उनकी कार्रवाई होती है,
उत्पादन होता है। नतीजतन उत्पादन, उत्पादन का तरीका समाज की उत्पादक शक्तियों और पुरुषों के उत्पादन संबंधों दोनों को समाहित करता है और इस प्रकार भौतिक मूल्यों के उत्पादन की प्रक्रिया में उनकी एकता का प्रतीक है। ख उत्पादन की पहली विशेषता। उत्पादन की पहली विशेषता यह है कि यह कभी भी एक बिंदु पर लंबे समय तक नहीं रहता है और हमेशा परिवर्तन और विकास की स्थिति में रहता है, और इसके अलावा उत्पादन के तरीके में परिवर्तन अनिवार्य रूप से संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सामाजिक में परिवर्तन लाता है। विचार, राजनीतिक दृष्टिकोण और राजनीतिक संस्थाएं वे संपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण का आह्वान करते हैं। विकास के विभिन्न चरणों में लोग उत्पादन के विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, या अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो जीवन के विभिन्न तरीकों का नेतृत्व करते हैं। आदिम कम्यून में उत्पादन का एक तरीका होता है, गुलामी के तहत उत्पादन का एक और तरीका होता है, सामंतवाद के तहत उत्पादन का तीसरा तरीका होता है और इसी तरह। और तदनुसार पुरुषों की सामाजिक व्यवस्था, पुरुषों का आध्यात्मिक जीवन, उनके विचार और राजनीतिक संस्थाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। किसी समाज की उत्पादन पद्धति जो भी हो, मुख्य रूप से वह समाज ही होता है, उसके विचार और सिद्धांत, उसके राजनीतिक विचार और संस्थाएं। या इसे और अधिक कठोरता से कहें तो मनुष्य का जीवन जीने का तरीका जैसा होता है, उसके सोचने का तरीका भी वैसा ही होता है। इसका मतलब यह है कि समाज के विकास का इतिहास सबसे पहले उत्पादन के विकास का इतिहास है। उत्पादन के तरीकों का इतिहास जो सदियों के दौरान एक दूसरे के बाद आते हैं, उत्पादक शक्तियों के विकास का इतिहास और लोगों के संबंधों का इतिहास है। उत्पादन, इसलिए सामाजिक विकास का इतिहास एक ही समय में स्वयं भौतिक मूल्यों के उत्पादकों का इतिहास है, मेहनतकश जनता का इतिहास है जो उत्पादन की प्रक्रिया में मुख्य शक्ति है और जो आवश्यक भौतिक मूल्यों का उत्पादन करते हैं समाज का अस्तित्व। इसलिए यदि ऐतिहासिक विज्ञान को वास्तविक विज्ञान बनना है तो यह अब सामाजिक विकास के इतिहास को राजाओं और सेनापतियों के कार्यों, राज्यों के विजेताओं और अधीनस्थों के कार्यों तक सीमित नहीं कर सकता है, बल्कि सबसे ऊपर खुद को समर्पित करना होगा भौतिक मूल्यों के उत्पादकों का इतिहास, मेहनतकश जनता का इतिहास, लोगों का इतिहास। इसलिए समाज के इतिहास के नियमों के अध्ययन का सुराग पुरुषों के दिमाग में, समाज के विचारों और विचारों में नहीं, बल्कि किसी भी ऐतिहासिक काल में समाज द्वारा प्रचलित उत्पादन के तरीके में खोजा जाना चाहिए। इसे समाज के आर्थिक जीवन में खोजा जाना चाहिए। इसलिए ऐतिहासिक विज्ञान का मुख्य कार्य उत्पादन के नियमों, उत्पादक शक्तियों के विकास के नियमों और उत्पादन के संबंधों, समाज के आर्थिक विकास के नियमों का अध्ययन और खुलासा करना है। इसलिए यदि सर्वहारा वर्ग की पार्टी को वास्तविक पार्टी बनना है तो उसे सबसे पहले उत्पादन के विकास के नियमों, समाज के आर्थिक विकास के नियमों का ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसलिए यदि नीति में गलती नहीं करनी है तो सर्वहारा वर्ग की पार्टी को अपने कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने और अपनी व्यावहारिक गतिविधियों में मुख्य रूप से उत्पादन के विकास के कानूनों से लेकर समाज के आर्थिक विकास के कानूनों से आगे बढ़ना होगा। ग उत्पादन की दूसरी विशेषता। उत्पादन की दूसरी विशेषता यह है कि इसका परिवर्तन और विकास हमेशा उत्पादक शक्तियों के परिवर्तन और विकास के साथ शुरू होता है, और सबसे पहले उत्पादन के उपकरणों के परिवर्तन और विकास के साथ। इसलिए उत्पादक शक्तियां उत्पादन का सबसे गतिशील और क्रांतिकारी तत्व हैं। पहले समाज की उत्पादक शक्तियां बदलती और विकसित होती हैं, और फिर इन परिवर्तनों के आधार पर और उनके अनुरूप पुरुषों के उत्पादन संबंध, उनके आर्थिक संबंध बदलते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उत्पादन के संबंध उत्पादक शक्तियों के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं और उत्पादक शक्तियां उत्पादक शक्तियों पर निर्भर नहीं होती हैं, जबकि उनका विकास उत्पादक शक्तियों के विकास पर निर्भर है। उत्पादन के संबंध अपनी बारी में उत्पादक शक्तियों के विकास पर प्रतिक्रिया करते हैं, इसे तेज या धीमा करते हैं। इस संबंध में ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्पादन के संबंध बहुत लंबे समय तक पीछे नहीं रह सकते हैं और उत्पादक शक्तियों के विकास के साथ विरोधाभास की स्थिति में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उत्पादक शक्तियों का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब संबंध उत्पादन उत्पादक शक्तियों के चरित्र, स्थिति के अनुरूप होता है और उनके विकास की पूरी गुंजाइश देता है। इसलिए उत्पादन के संबंध उत्पादक शक्तियों के विकास से चाहे कितने भी पीछे क्यों न रह जाएं, देर सबेर उन्हें उत्पादक शक्तियों के विकास के स्तर, उनके चरित्र के साथ मेल खाना चाहिए और वास्तव में आना ही चाहिए। उत्पादक शक्तियां। अन्यथा उत्पादन प्रणाली के भीतर उत्पादक शक्तियों की एकता और उत्पादन के संबंधों का बुनियादी उल्लंघन होगा। समग्र रूप से उत्पादन में व्यवधान होगा, उत्पादन का संकट होगा, उत्पादक शक्तियों का विनाश होगा। एक उदाहरण जिसमें उत्पादन के संबंध उत्पादक शक्तियों के चरित्र के अनुरूप नहीं है, उनके साथ संघर्ष पूंजीवादी देशों में आर्थिक संकट है, जहां उत्पादन के साधनों पर निजी पूंजीवादी स्वामित्व उत्पादक शक्तियों के सामाजिक चरित्र के साथ स्पष्ट असंगति में है।
उत्पादन की प्रक्रिया उत्पादक शक्तियों के चरित्र के साथ। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक संकट उत्पन्न होता है जिससे उत्पादक शक्तियों का विनाश होता है। इसके अलावा यह असंगति ही सामाजिक क्रांति का आर्थिक आधार बनती है, जिसका उद्देश्य उत्पादन के मौजूदा संबंधों को नष्ट करना और उत्पादक शक्तियों के चरित्र के अनुरूप उत्पादन के नए संबंध बनाना है। इसके विपरीत एक उदाहरण जिसमें उत्पादन के संबंध पूरी तरह से उत्पादक शक्तियों के चरित्र से मेल खाते हैं, वह यूएसएसआर की समाजवादी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, जहां उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व पूरी तरह से उत्पादन की प्रक्रिया के सामाजिक चरित्र से मेल खाता है, और कहां इसके कारण आर्थिक संकट और उत्पादक शक्तियों का विनाश अज्ञात है। फलस्वरूप उत्पादक शक्तियां न केवल उत्पादन में सबसे गतिशील और क्रांतिकारी तत्व हैं, बल्कि उत्पादन के विकास में निर्णायक तत्व भी हैं। उत्पादक शक्तियां जो भी हों, उत्पादन के संबंध भी ऐसे ही होने चाहिए। जबकि उत्पादक शक्तियों की स्थिति इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करती है, उत्पादन के किन उपकरणों से मनुष्य उन भौतिक मूल्यों का उत्पादन करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। उत्पादन के संबंधों की स्थिति एक अन्य प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करती है। उत्पादन के साधनों, भूमि, जंगल, जल, खनिज संसाधन, कच्चे माल, उत्पादन के उपकरण, उत्पादन परिसर, परिवहन और संचार के साधन आदि का मालिक कौन है? उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण है, चाहे पूरा समाज हो या व्यक्तिगत व्यक्ति, समूह या वर्ग जो उनका उपयोग अन्य व्यक्तियों, समूहों या वर्गों के शोषण के लिए करते हैं। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आज तक उत्पादक शक्तियों के विकास की एक मोटी तस्वीर दी गई है। कच्चे पत्थर के औजारों से धनुष, बाण की ओर संक्रमण और इसके साथ शिकारियों के जीवन से जानवरों को पालतू बनाने और आदिम चारागाह की ओर संक्रमण, पत्थर के औजारों से धातु के औजारों, लोहे की कुल्हाड़ी, लोहे की कल्टर से सुसज्जित लकड़ी का हल आदि में संक्रमण, जिसके अनुरूप जुताई और कृषि में संक्रमण होता है। सामग्रियों के काम के लिए धातु के औजारों में और सुधार, लोहार की धौकनी की शुरुआत, मिट्टी के बर्तनों की शुरुआत, हस्तशिल्प के इसी विकास के साथ कृषि से हस्तशिल्प को अलग करना, एक स्वतंत्र हस्तशिल्प उद्योग का विकास और बाद में निर्माण का हस्तशिल्प उपकरणों से मशीनों में परिवर्तन और हस्तशिल्प और विनिर्माण का मशीन उद्योग में परिवर्तन, मशीन प्रणाली में परिवर्तन और आधुनिक बड़े पैमाने के मशीन उद्योग का उदय, यह मनुष्य के इतिहास के दौरान समाज की उत्पादक शक्तियों के विकास की एक सामान्य और पूरी तस्वीर से बहुत दूर है। ये स्पष्ट हो जाएगा कि उत्पादन के उपकरणों का विकास और सुधार उन पुरुषों द्वारा किया गया था जो उत्पादन से संबंधित थे, न कि पुरुषों से स्वतंत्र रूप से, और परिणामस्वरूप उत्पादन के उपकरणों में परिवर्तन और विकास के साथ साथ उत्पादक शक्तियों के सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में पुरुषों के उत्पादन अनुभव, उनके श्रम कौशल, उनकी क्षमता में परिवर्तन और विकास हुआ। उत्पादन के उपकरणों को संभालना। इतिहास के दौरान समाज की उत्पादक शक्तियों के परिवर्तन और विकास के अनुरूप पुरुषों के उत्पादन संबंध, उनके आर्थिक संबंध भी बदले और विकसित हुए। उत्पादन संबंधों के मुख्य प्रकार। इतिहास में उत्पादन संबंधों के 5 मुख्य प्रकार ज्ञात हैं: आदिम सांप्रदायिक, दास, सामंती, पूंजीवादी और समाजवादी। आदिम सामुदायिक व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन संबंधों का आधार यह है कि उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है। यह मुख्यतः उस काल की उत्पादक शक्तियों के चरित्र से मेल खाता है। पत्थर के औजार और बाद में धनुष और तीर ने प्रकृति की ताकतों और शिकार के जानवरों से व्यक्तिगत रूप से लड़ने की पुरुषों की संभावना को रोक दिया। जंगल से फल इकट्ठा करने, मछलियां पकड़ने, किसी प्रकार का आवास बनाने के लिए, यदि मनुष्य भूख से नहीं मरना चाहते या शिकारी जानवरों या पड़ोसी समाजों का शिकार नहीं बनना चाहते, तो उन्हें सामूहिक रूप से काम करने के लिए बाध्य किया गया। सामूहिक श्रम ने उत्पादन के साधनों के साथ साथ उत्पादन के फलों पर भी साझा स्वामित्व स्थापित कर दिया। यहाँ उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व की अवधारणा अभी तक अस्तित्व में नहीं थी। उत्पादन के कुछ उपकरणों के व्यक्तिगत स्वामित्व को छोड़कर जो एक ही समय में शिकार के जानवरों के खिलाफ रक्षा के साधन थे। यहाँ कोई शोषण नहीं था, कोई वर्ग नहीं था। दास व्यवस्था के तहत उत्पादन संबंधों का आधार यह है कि दास मालिक उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, वह उत्पादन में श्रमिक का भी मालिक होता है। दास जिसे वह बेच सकता है, खरीद सकता है या मार सकता है, जैसे कि वह एक जानवर हो। उत्पादन के ऐसे संबंध मुख्यतः उस काल की उत्पादक शक्तियों की स्थिति से मेल खाते हैं। पत्थर के औजारों के बजाय अब लोगों के पास धातु के औजार हैं। शिकारी की दयनीय और आदिम पतिव्रति के बजाय, जो न तो चारागाह जानता था और न ही जुताई, अब चारागाह, जुताई, हस्तशिल्प और उत्पादन की इन शाखाओं के बीच श्रम का विभाजन दिखाई देता है। व्यक्तियों के बीच और समाजों के बीच उत्पादों के आदान प्रदान की, कुछ लोगों के हाथों में धन के संचय की, अल्पसंख्यकों के हाथों में उत्पादन के साधनों के वास्तविक संचय की और बहुसंख्यकों की अधीनता की संभावना दिखाई देती है।
अल्पमत द्वारा और बहुसंख्यकों को गुलामों में परिवर्तित करना। यहाँ अब हमें उत्पादन प्रक्रिया में समाज के सभी सदस्यों का सामान्य और स्वतंत्र श्रम नहीं मिलता है। यहाँ दासों से जबरन श्रम कराया जाता है, जिनका गैर श्रमिक दास मालिकों द्वारा शोषण किया जाता है। इसलिए यहाँ उत्पादन के साधनों या उत्पादन के फलों पर कोई साझा स्वामित्व नहीं है। इसका स्थान निजी स्वामित्व ने ले लिया है। यहाँ गुलाम मालिक शब्द के पूर्ण अर्थ में प्रमुख और प्रमुख संपत्ति मालिक के रूप में प्रकट होता है। अमीर और गरीब, शोषक और शोषित, पूर्ण अधिकार प्राप्त लोग और बिना अधिकार वाले लोग, और उनके बीच भयंकर वर्ग संघर्ष, ऐसी दास प्रथा की तस्वीर है। सामंती व्यवस्था के तहत उत्पादन के संबंधों का आधार यह है कि सामंती स्वामी उत्पादन के साधनों का मालिक होता है और उत्पादन में काम करने वाले भूदास का मालिक नहीं होता है, जिसे सामंती स्वामी अब मार नहीं सकता है, लेकिन जिसे वह खरीद और बेच सकता है। सामंती स्वामित्व के साथ साथ किसान और हस्तशिल्पियों द्वारा अपने उत्पादन के औजारों और अपने निजी श्रम पर आधारित निजी उद्यम का व्यक्तिगत स्वामित्व भी मौजूद है। उत्पादन के ऐसे संबंध मुख्यतः उस काल की उत्पादक शक्तियों की स्थिति से मेल खाते हैं। लोहे के गलाने और कार्यप्रणाली में और सुधार, लोहे के हल और करघे का प्रसार, कृषि, बागवानी, अंगूर की खेती और डेयरी का और विकास, हस्तशिल्प कार्यशालाओं के साथ साथ कारखाना की उपस्थिति, ये उत्पादक शक्तियों की स्थिति की विशिष्ट विशेषताएं हैं। नई उत्पादक ताकतें मांग करती हैं कि श्रमिक उत्पादन में किसी प्रकार की पहल और काम के प्रति झुकाव, काम में रुचि प्रदर्शित करे। इसलिए सामंती स्वामी दास को एक मजदूर के रूप में त्याग देता है, जिसकी काम में कोई रुचि नहीं है और पूरी तरह से पहल के बिना है, और सर्फ से निपटना पसंद करता है, जिसके पास अपनी खुद की खेती, उत्पादन के उपकरण और काम के लिए आवश्यक एक निश्चित रुचि है। भूमि पर खेती करना और उसकी फसल के एक हिस्से के रूप में सामंती स्वामी को भुगतान करना। यहाँ निजी स्वामित्व को और अधिक विकसित किया गया है। शोषण लगभग उतना ही गंभीर है जितना गुलामी के तहत था, इसे केवल थोड़ा कम किया गया है। शोषकों और शोषितों के बीच वर्ग संघर्ष सामंती व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। पूंजीवादी व्यवस्था के तहत उत्पादन संबंधों का आधार यह है कि पूंजीपति उत्पादन के साधनों का मालिक है, लेकिन उत्पादन में श्रमिकों का नहीं। दिहाड़ी मजदूर, जिन्हें पूंजीपति न तो मार सकता है और न ही बेच सकता है क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन जो वंचित हैं उत्पादन के साधन और भूख से न मरने के लिए अपनी श्रम शक्ति पूंजीपति को बेचने और शोषण का बोझ उठाने के लिए बाध्य हैं। उत्पादन के साधनों में पूंजीवादी संपत्ति के साथ साथ हम सबसे पहले व्यापक पैमाने पर उत्पादन के साधनों में किसानों और हस्तशिल्पियों की निजी संपत्ति पाते हैं। ये किसान और हस्तशिल्पी अब दास नहीं रह गए हैं और उनकी निजी संपत्ति व्यक्तिगत पर आधारित हो गई है। श्रम, हस्तशिल्प कार्यशालाओं और कारखानों के स्थान पर मशीनरी से सुसज्जित विशाल मिलें और कारखाने दिखाई देते हैं। किसानों के उत्पादन के आदिम औजारों से जोती जाने वाली जागीर संपत्तियों के स्थान पर अब बड़े पूंजीवादी फार्म दिखाई देते हैं जो वैज्ञानिक पद्धति से चलते हैं और कृषि मशीनरी से सुसज्जित होते हैं। नई उत्पादक शक्तियों की आवश्यकता है कि उत्पादन में श्रमिक, दलित और अज्ञानी दासों की तुलना में बेहतर शिक्षित और अधिक बुद्धिमान हो ताकि वे मशीनरी को समझ सकें और उसे ठीक से चला सकें। इसलिए पूंजीपति दिहाड़ी मजदूरों से निपटना पसंद करते हैं, जो दास प्रथा के बंधन से मुक्त होते हैं और जो इतने शिक्षित होते हैं कि मशीनरी को ठीक से चलाने में सक्षम होते हैं। लेकिन उत्पादक शक्तियों को जबरदस्त हद तक विकसित करने के बाद पूंजीवाद उन अंतर्विरोधों में फंस गया है जिन्हें वह हल करने में असमर्थ है। बड़ी और बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करके और उनकी कीमतें कम करके पूंजीवाद प्रतिस्पर्धा को तेज करता है, छोटे और मध्यम निजी मालिकों के समूह को बर्बाद कर देता है, उन्हें सर्वहारा में बदल देता है और उनकी क्रय शक्ति को कम कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं का निपटान करना असंभव हो जाता है। उत्पादित, दूसरी ओर उत्पादन का विस्तार करके और लाखों श्रमिकों को विशाल मिलों और कारखानों में केंद्रित करके पूंजीवाद उत्पादन की प्रक्रिया को एक सामाजिक चरित्र प्रदान करता है और इस प्रकार अपनी नींव को कमजोर कर देता है, क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया का सामाजिक चरित्र सामाजिक स्वामित्व की मांग करता है। उत्पादन के साधन, फिर भी उत्पादन के साधन निजी पूंजीवादी संपत्ति बने हुए हैं, जो उत्पादन की प्रक्रिया के सामाजिक चरित्र के साथ असंगत है। उत्पादक शक्तियों के चरित्र और उत्पादन के संबंधों के बीच के ये अपूरणीय अंतर्विरोध उत्पादन के आवधिक संकटों में खुद को महसूस करते हैं, जब पूंजीपतियों को आबादी के बड़े पैमाने के विनाश के कारण अपने माल के लिए कोई प्रभावी मांग नहीं मिलती है, जिसे वे स्वयं मानते हैं। ऐसे समय में उत्पादों को जलाने, विनिर्मित वस्तुओं को नष्ट करने, उत्पादन को निलंबित करने और उत्पादक शक्तियों को नष्ट करने के लिए मजबूर किया गया है, जब लाखों लोग बेरोजगारी और भूखमरी का सामना करने के लिए मजबूर हैं, इसलिए नहीं कि पर्याप्त सामान नहीं है, बल्कि इसलिए कि अत्यधिक उत्पादन हो रहा है।
माल की। इसका मतलब यह है कि उत्पादन के पूंजीवादी संबंध समाज की उत्पादक शक्तियों की स्थिति के अनुरूप नहीं रह गए हैं और उनके साथ असंगत विरोधाभास में आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि पूंजीवाद क्रांति से गर्भवती है, जिसका मिशन उत्पादन के साधनों पर मौजूदा पूंजीवादी स्वामित्व को समाजवादी स्वामित्व से बदलना है। इसका मतलब यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था की मुख्य विशेषता शोषकों और शोषितों के बीच सबसे तीव्र वर्ग संघर्ष है। समाजवादी व्यवस्था के तहत उत्पादन संबंधों का आधार, जो अब तक केवल यूएसएसआर में स्थापित किया गया है, उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व है। यहाँ अब शोषक और शोषित नहीं रहे। उत्पादित वस्तुओं को किए गए श्रम के अनुसार वितरित किया जाता है, इस सिद्धांत पर जो काम नहीं करेगा वह खाएगा भी नहीं। यहाँ उत्पादन की प्रक्रिया में लोगों के आपसी संबंधों को कॉमरेड सहयोग और शोषण से मुक्त श्रमिकों की समाजवादी पारस्परिक सहायता द्वारा चिन्हित किया जाता है। यहाँ उत्पादन के संबंध पूरी तरह से उत्पादक शक्तियों की स्थिति से मेल खाते हैं, क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया का सामाजिक चरित्र उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व से सुदृढ़ होता है। इस कारण से यूएसएसआर में समाजवादी उत्पादन के आवधिक संकटों और उनके साथ जुड़ी बेतुकी बातों को नहीं जानता है। इस कारण यहाँ उत्पादक शक्तियां त्वरित गति से विकसित होती हैं, क्योंकि उत्पादन के संबंध जो उनसे मेल खाते हैं, ऐसे विकास के लिए पूर्ण गुंजाइश प्रदान करते हैं। मानव इतिहास के दौरान पुरुषों के उत्पादन संबंधों के विकास की तस्वीर ऐसी ही है। उत्पादन संबंधों के विकास की निर्भरता समाज की उत्पादक शक्तियों के विकास पर और मुख्य रूप से उत्पादन के उपकरणों के विकास पर ऐसी निर्भरता है, जिसके आधार पर उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन और विकास जल्दी होता है या बाद में उत्पादन संबंधों में तदनुरूप परिवर्तन और विकास हुआ। मार्क्स कहते हैं, श्रम के उपकरणों का उपयोग और निर्माण, हालांकि जानवरों की कुछ प्रजातियों के बीच रोगाणु में मौजूद है, विशेष रूप से मानव श्रम प्रक्रिया की विशेषता है, और फ्रैंकलिन इसलिए मनुष्य को एक उपकरण बनाने वाले जानवर के रूप में परिभाषित करता है। के अवशेष समाज के विलुप्त आर्थिक रूपों की जांच के लिए श्रम के पिछले उपकरणों का उतना ही महत्व है, जितना जानवरों की विलुप्त प्रजातियों के निर्धारण के लिए जीवाश्म हड्डियों का है। ये बनाई गई वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि उन्हें कैसे बनाया जाता है, जो हमें विभिन्न आर्थिक रूपों में अंतर करने में सक्षम बनाता है। योग श्रम के उपकरण न केवल उस विकास की डिग्री का एक मानक प्रदान करते हैं जो मानव श्रम ने प्राप्त किया है, बल्कि वे उन सामाजिक परिस्थितियों के संकेतक भी हैं जिनके तहत वह श्रम किया जाता है। और आगे, सामाजिक संबंध उत्पादक शक्तियों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। नई उत्पादक शक्तियों को प्राप्त करने में मनुष्य अपने उत्पादन के तरीके को बदल देते हैं, और अपने उत्पादन के तरीके को बदलने में, अपनी आजीविका कमाने के तरीके को बदलने में, वे अपने सभी सामाजिक संबंधों को बदल देते हैं। हाथ मिल आपको सामंती स्वामी वाला समाज देती है, स्टीम मिल आपको औद्योगिक पूंजीपति वाला समाज देती है। उत्पादक शक्तियों में विकास की, सामाजिक संबंधों में विनाश की, विचारों में गठन की निरंतर गति है। एकमात्र परिवर्तनीय चीज आंदोलन का अमूर्तन है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में प्रतिपादित ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बोलते हुए एंगेल्स कहते हैं, हर ऐतिहासिक युग का आर्थिक उत्पादन और उससे उत्पन्न होने वाले समाज की संरचना आवश्यक रूप से उस युग के राजनीतिक और बौद्धिक इतिहास की नींव बनाती है। परिणामस्वरूप भूमि के आदिम सांप्रदायिक स्वामित्व के विघटन के बाद से सारा इतिहास एक रहा है वर्ग संघर्षों का इतिहास, शोषितों और शोषकों के बीच संघर्षों का, सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों में प्रभुत्वशाली और प्रभुत्वशाली वर्गों के बीच संघर्षों का। हालांकि ये संघर्ष अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां शोषित और उत्पीड़ित वर्ग सर्वहारा अब और नहीं रह सकता, अपने आप को उस वर्ग से मुक्त करे जो उसका बुर्जुआ वर्ग शोषण और दमन करता है, साथ ही पूरे समाज को हमेशा के लिए शोषण, उत्पीड़न और वर्ग संघर्ष से मुक्त नहीं करता। घोषणापत्र के जर्मन संस्करण के लिए एंगेल्स की प्रस्तावना उत्पादन की तीसरी विशेषता यह है कि नई उत्पादक शक्तियों और उनके अनुरूप उत्पादन संबंधों का उदय पुरानी व्यवस्था के लुप्त होने के बाद पुरानी व्यवस्था से अलग नहीं होता, बल्कि पुरानी व्यवस्था के भीतर ही होता है। यह मनुष्य की जानबूझकर और सचेत गतिविधि के परिणामस्वरूप नहीं होता है, बल्कि अनायास अनजाने में मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र रूप से होता है। ये दो कारणों से मनुष्य की इच्छा से अनायास और स्वतंत्र रूप से होता है। सबसे पहले, क्योंकि मनुष्य उत्पादन के एक या दूसरे तरीके को चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जैसे ही हर नई पीढ़ी जीवन में प्रवेश करती है, उसे पिछली पीढ़ियों के काम के परिणाम के रूप में पहले से मौजूद उत्पादक शक्तियों और उत्पादन संबंधों का पता चलता है, जिसके कारण वह बाध्य है भौतिक मूल्यों का उत्पादन करने में सक्षम होने के लिए सबसे पहले उत्पादन के क्षेत्र में तैयार की गई हर चीज को स्वीकार करना और उसके अनुकूल खुद को ढालना।
दूसरे, क्योंकि जब उत्पादन के किसी साधन या किसी अन्य उत्पादक शक्तियों के किसी घटक या किसी अन्य में सुधार करते हैं, तो लोग यह महसूस नहीं करते हैं, समझ नहीं पाते हैं या ये सोचना बंद नहीं करते हैं कि इन सुधारों से क्या सामाजिक परिणाम होंगे, बल्कि वे केवल अपने रोजमर्रा के हितों के बारे में सोचते हैं, अपने श्रम को हल्का करने और अपने लिए कुछ प्रत्यक्ष और ठोस लाभ सुरक्षित करने के लिए। जब धीरे धीरे और टटोलते हुए आदिम सांप्रदायिक समाज के कुछ सदस्य पत्थर के औजारों के इस्तेमाल से लोहे के औजारों के इस्तेमाल की ओर बढ़े, तो वे निश्चित रूप से नहीं जानते थे और यह प्रतिबिंबित करने के लिए नहीं रुके कि इस नवाचार के सामाजिक परिणाम क्या होंगे। उन्होंने यह नहीं समझा या महसूस नहीं किया कि धातु के औजारों में बदलाव का मतलब उत्पादन में क्रांति है, कि यह लंबे समय में दास प्रणाली को जन्म देगा। वे बस अपने श्रम को हल्का करना और तत्काल और ठोस लाभ प्राप्त करना चाहते थे। उनकी सचेत गतिविधि इस रोजमर्रा के व्यक्तिगत हित की संकीर्ण सीमा तक ही सीमित थी। जब सामंती व्यवस्था के दौर में यूरोप के युवा पूंजीपति वर्ग ने छोटी छोटी गिल्ड कार्यशालाओं के साथ साथ बड़े कारखानों का निर्माण करना शुरू किया और इस तरह समाज की उत्पादक शक्तियों को आगे बढ़ाया, तो उसे निश्चित रूप से पता नहीं चला और वह रुका नहीं। ये प्रतिबिंबित करने के लिए कि इस नवाचार के क्या सामाजिक परिणाम होंगे, उसे इस बात का एहसास या समझ नहीं था कि इस छोटे नवाचार से सामाजिक ताकतों का पुनर्संगठन हो जाएगा, जिसका अंत एक क्रांति में होगा, दोनों राजाओं की शक्ति के खिलाफ जिनके पक्ष में इसे इतना महत्व दिया गया था, और कुलीन वर्ग के खिलाफ जिनके रैंकों में इसकी भूमिका थी। अग्रणी प्रतिनिधि कभी कभार ही आकांक्षा नहीं रखते, वह बस माल के उत्पादन की लागत को कम करना चाहता था। एशिया और हाल ही में खोजे गए अमेरिका के बाजारों में बड़ी मात्रा में माल फेंकना और बड़ा मुनाफा कमाना चाहता था। इसकी सचेत गतिविधि इस सामान्य व्यावहारिक लक्ष्य की संकीर्ण सीमाओं के भीतर ही सीमित थी। जब रूसी पूंजीपतियों ने विदेशी पूंजीपतियों के साथ मिलकर रूस में आधुनिक बड़े पैमाने के मशीन उद्योग को ऊर्जावान ढंग से स्थापित किया, जबकि जारशाही को बरकरार रखा और किसानों को जमींदारों की कोमल दया पर सौंप दिया, तो वे निश्चित रूप से नहीं जानते थे उत्पादक शक्तियों की इस व्यापक वृद्धि के क्या सामाजिक परिणाम होंगे। इस पर विचार करना बंद करें। उन्हें इस बात का एहसास या समझ नहीं था कि समाज की उत्पादक शक्तियों के क्षेत्र में यह बड़ी छलांग सामाजिक शक्तियों के पुनर्संगठन को जन्म देगी, जो सर्वहारा वर्ग को किसानों के साथ एकजुट होने और एक विजयी समाजवादी क्रांति लाने में सक्षम बनाएगी। वे बस औद्योगिक उत्पादन को सीमा तक विस्तारित करना चाहते थे, विशाल घरेलू बाजार पर नियंत्रण हासिल करना चाहते थे, एक अधिकारवादी बनना चाहते थे और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जितना संभव हो उतना लाभ निचोड़ना चाहते थे। उनकी सचेत गतिविधि उनके सामान्य विशुद्ध रूप से व्यावहारिक हितों से आगे नहीं बढ़ी। तदनुसार मार्क्स कहते हैं, अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में, अर्थात पुरुषों के जीवन के लिए आवश्यक भौतिक मूल्यों के उत्पादन में, सेंट पुरुष निश्चित संबंधों में प्रवेश करते हैं जो अपरिहार्य और उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। उत्पादन के संबंध जो उनकी भौतिक उत्पादक शक्तियों के विकास के एक निश्चित चरण के अनुरूप, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन और उत्पादन के पुराने संबंधों से नए उत्पादन संबंधों में संक्रमण बिना किसी संघर्ष, बिना किसी उथल पुथल के सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। इसके विपरीत ऐसा परिवर्तन आमतौर पर उत्पादन के पुराने संबंधों को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकने और नए उत्पादन संबंधों की स्थापना के माध्यम से होता है। एक निश्चित अवधि तक उत्पादक शक्तियों का विकास और उत्पादन संबंधों के क्षेत्र में परिवर्तन मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र होकर स्वतःस्फूर्त रूप से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा केवल एक निश्चित क्षण तक ही होता है, जब तक कि नई और विकासशील उत्पादक ताकतें परिपक्वता की उचित स्थिति तक नहीं पहुंच जाती। नई उत्पादक ताकतों के परिपक्व होने के बाद उत्पादन के मौजूदा संबंध और उनके धारक शासक वर्ग असंयमित हो जाते हैं, बाधा जिसे केवल नए वर्गों की जागरूक कार्रवाई से, इन वर्गों के जबरन कृत्यों से क्रांति द्वारा ही हटाया जा सकता है। यहाँ नए सामाजिक विचारों, नए राजनीतिक संस्थानों, एक नई राजनीतिक शक्ति की जबरदस्त भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आती है, जिसका मिशन पुराने उत्पादन संबंधों को बलपूर्वक समाप्त करना है। नई उत्पादक शक्तियों और पुराने उत्पादन संबंधों के बीच संघर्ष से, समाज की नई आर्थिक मांगों से नए सामाजिक विचार उत्पन्न होते हैं। नए विचार जनता को संगठित और संगठित करते हैं। जनता एक नई राजनीतिक सेना में एकजुट हो जाती है, एक नई क्रांतिकारी शक्ति का निर्माण करती है और इसका उपयोग उत्पादन संबंधों की पुरानी प्रणाली को बलपूर्वक समाप्त करने और नई प्रणाली को मजबूती से स्थापित करने के लिए करती है। विकास की सहज प्रक्रिया मनुष्य के सचेतन कार्यों को, शांतिपूर्ण विकास को, हिंसक उथल पुथल को, विकास को, क्रांति को जन्म देती है।
मार्क्स कहते हैं, सर्वहारा वर्ग पूंजीपति वर्ग के साथ अपनी लड़ाई के दौरान परिस्थितियों के बल पर खुद को एक वर्ग के रूप में संगठित करने के लिए मजबूर होता है। क्रांति के माध्यम से वह खुद को शासक वर्ग बनाता है और इस तरह उत्पादन की पुरानी स्थितियों को बलपूर्वक नष्ट कर देता है। और आगे सर्वहारा वर्ग अपने राजनीतिक वर्चस्व का उपयोग धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग से सारी पूंजी छीनने के लिए करेगा, उत्पादन के सभी उपकरणों को राज्य के हाथों में केंद्रीकृत करने के लिए करेगा, यानी शासक वर्ग के रूप में संगठित सर्वहारा वर्ग के हाथों में, और कुल में वृद्धि करने के लिए जितनी तेजी से संभव हो सके उत्पादक शक्तियों का बल हर पुराने समाज की दाई है जो नए समाज को जन्म देती है। यहाँ 1859 में मार्क्स द्वारा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की ऐतिहासिक प्रस्तावना में दिए गए ऐतिहासिक भौतिकवाद के सार का सूत्रीकरण, प्रतिभा का सूत्रीकरण दिया गया है। अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में मनुष्य ऐसे निश्चित संबंधों में प्रवेश करते हैं जो अपरिहार्य और उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। उत्पादन के संबंध जो उनकी भौतिक उत्पादक शक्तियों के विकास के एक निश्चित चरण के अनुरूप होते हैं। उत्पादन के इन संबंधों का कुल योग बनता है समाज की आर्थिक संरचना, वास्तविक आधार जिस पर एक कानूनी और राजनीतिक अधिरचना खड़ी होती है और जिसके अनुरूप सामाजिक चेतना के निश्चित रूप होते हैं। भौतिक जीवन के उत्पादन का तरीका सामान्य रूप से सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है, मनुष्यों की चेतना जो उनके अस्तित्व को निर्धारित करती है, लेकिन इसके विपरीत उनका सामाजिक अस्तित्व जो उनकी चेतना को निर्धारित करता है। उनके विकास के एक निश्चित चरण में समाज की भौतिक उत्पादक शक्तियां उत्पादन के मौजूदा संबंधों के साथ संघर्ष में आती हैं, या जो है लेकिन उसी चीज के लिए एक कानूनी अभिव्यक्ति संपत्ति संबंधों के साथ जिसके अंतर्गत वे अब तक काम कर रहे हैं। उत्पादक शक्तियों के विकास के रूपों से ये रिश्ते उनकी बेड़ियां बन जाते हैं। फिर शुरू होता है सामाजिक क्रांति का युग। आर्थिक बुनियाद में बदलाव के साथ संपूर्ण विशाल अधिरचना कमोबेश तेजी से रूपांतरित होती है। ऐसे परिवर्तनों पर विचार करते समय हमेशा उत्पादन की आर्थिक स्थितियों के भौतिक परिवर्तन, जिसे प्राकृतिक विज्ञान की सटीकता से निर्धारित किया जा सकता है, और कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक, सौंदर्यवादी या दार्शनिक, संक्षेप में वैचारिक रूपों के बीच अंतर किया जाना चाहिए। कौन से पुरुष इस संघर्ष के प्रति सचेत होते हैं और इससे लड़ते हैं? जिस प्रकार किसी व्यक्ति के बारे में हमारी राय इस पर आधारित नहीं होती कि वह अपने बारे में क्या सोचता है, उसी प्रकार क्या हम परिवर्तन के ऐसे दौर का आकलन उसकी अपनी चेतना से नहीं कर सकते? इसके विपरीत इस चेतना को भौतिक जीवन के अंतर्विरोधों के बजाय सामाजिक उत्पादक शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के बीच मौजूदा संघर्ष से समझाया जाना चाहिए। कोई भी सामाजिक व्यवस्था उन सभी उत्पादक शक्तियों के विकसित होने से पहले कभी नष्ट नहीं होती जिनके लिए उसमें जगह है, और उत्पादन के नए उच्चतर संबंध तब तक प्रकट नहीं होते जब तक उनके अस्तित्व की भौतिक स्थितियां पुराने समाज के गर्भ में ही परिपक्व न हो जाएं। इसलिए मानव जाति हमेशा अपने लिए केवल वही कार्य निर्धारित करती है जिन्हें वह हल कर सके। चूंकि मामले को अधिक बारीकी से देखने पर यह हमेशा पाया जाएगा कि कार्य तभी उत्पन्न होता है जब इसके समाधान के लिए भौतिक परिस्थितियां पहले से मौजूद हो या कम से कम बनने की प्रक्रिया में हो। यह मार्क्सवादी भौतिकवाद है जो सामाजिक जीवन, समाज के इतिहास पर लागू होता है। ये द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं।